आज का शूट खत्म। डायरेक्टर ने पैकअप कहा और सूरज ढलने की तरफ चल दिया। सारे कलाकार इधर उधर बिखर गए। तकनीशियन, हेल्पर, स्पॉट बॉय सामान समेटने में लग गए। आर्या नायर ने आसपास देखा और दूर पड़ी प्लास्टिक की कुर्सियों की तरफ बढ़ गई। मुंबई होता तो वह सीधी वैनिटी वैन में समा जाती, परंतु यह एक छोटा सा कस्बा था, उसकी आरामगाह से मीलों दूर। आर्या को याद नहीं कि कितने बरसों के बाद उसने चकाचौंध से अलग जिंदगी का चेहरा देखा है। शुरुआत में सहज सादे क्षणों के लिए वो उत्साह पैदा हुआ था, जब जल्द ही ख़त्म हो गया। अब वह थकान महसूस करने लगी थी। डायरेक्टर की उम्मीदों पर वह खरी नहीं उतर पा रही थी और यह तनाव का सबब था। अभी हफ्ता भर ही गुजरा है, 2 सप्ताह बाकी हैं। यह सोचकर उसका मन चटक रहा था। वह कुर्सी पर बैठ गई, गहरी सांस खींची। आसपास कोई नहीं था। कुछ औरतें दूर खड़ी थीं, कुछ किशोर भी। वे हीरोइन को देख रहे थे। उसने सोचा और मुस्कुरा दी, लेकिन इस वक्त वह कहाँ हीरोइन जैसी दिख रही है। सिलवटों से भरी सस्ती सी सूती साड़ी और मैला कुचैला ब्लाउज़, ढीले बालों की चोटी जिसमें लगी वीणी के फूल मुरझा चुके हैं, लगभग एक बिना मेकअप का चेहरा, रूखी त्वचा। यह रोल ही ऐसा है। इसमें कहाँ वह वैसी दिखेगी जिसके लिए लोग उसके दीवाने हैं या थे। भीतर उठे सवाल को उसने चुपचाप गुजर जाने दिया। कार अभी तक नहीं आई। ड्राइवर को भेजा था पास के शहर में। आर्य के ब्रांड की सिगरेट यहाँ नहीं मिलती। जो लाई थी ख़त्म हो गई। ड्राइवर का नंबर लगाया तो पता चला कि मोबाइल का नेटवर्क गायब है। वह इंतज़ार करेगी। कभी लोग उसका इंतज़ार करते थे। आर्य 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 आर्य। जहाँ जाती थी एक ही आवाज़ आती थी। इस बात को कहाँ ज़्यादा वक्त बीता है, बस 2.5-3 साल, लेकिन ऐसा लगता है मानो कई दशक गुजर गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हर शुक्रवार को सितारे चमकते और बुझते हैं। उसे अटल विश्वास था कि वह सदा के लिए है। वह ग्लैमर की गुड़िया थी, सबसे कीमती, सबसे महंगी, सबका सपना, सबकी कल्पना। उसके नाम पर जो लोग टिकट खिड़की तक खींचे आते थे, मगर कतार से एक के बाद एक 6 फ्लॉप फिल्में और सब खत्म हो गया। लेकिन वह हार नहीं मानेगी। फिर से सब बदल देगी। उसे खुद पर भरोसा है, प्रभात पर भरोसा है। प्रभात यानी प्रभात देसाई। उसने देखा कि दूर वह स्क्रिप्ट राइटर के साथ बहस में लगा है। कल की तैयारी। प्रभात की कोई फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं हुई। जिस हीरोइन के साथ उसने काम किया उसे नेशनल अवार्ड मिला। हीरोइनें उसके निर्देशन में काम करने के लिए तरसती हैं। न फिल्म का विषय पूछती हैं और न रोल। डॉटेड लाइन पर साइन करती हैं। प्रभात हाई हीटिंग रियलिस्टिक फिल्में बनाता है, वह भी विमेन सेंट्रिक। इस बार भी यही सब कर रहा है। छोटे शहरों में बंद और बद से बदतर जिंदगी जीने वाली वेश्याओं की कहानी। रेड, नो लाइट, ओनली डार्क। प्रभात ने उसे हीरोइन चुना है। क्या सोचकर? क्या वह उसे छोटी शहर की वेश्याओं जैसी दिखती है? तभी 2 औरतें पास से गुजरी। आर्य ने मुड़कर देखा। कुर्सियों से 10-15 कदम के पीछे एक कतार से कच्ची मिट्टी के बने मकान थे। रंग उड़ी दीवारों में सीलन, फर्श के नीचे बहती नालियाँ, छोटी अंधेरी खोलियाँ, वैश्यावृत्ति की गवाह। आते ही आर्य घबरा गई। प्रभात हमेशा रियल लोकेशन पर ही शूट करता है। आर्य का मन हुआ कि लौट जाए, लेकिन कहाँ? सारे दरवाजे तो बंद हैं, सिर्फ प्रभात का सहारा है। मगर उसे ये कहाँ लापटका। एक बार भी उसे ख्याल नहीं आया कि आर्य फिल्म इंडस्ट्री की सबसे हसीन नायिका है। सिर्फ वक्त की आंख में चोली है, बाकी सब कुछ तो वैसा का वैसा ही है। सुख सुविधा ऐश्वर्य से भरा आर्य का जीवन
बड़े बड़े होटलों में आए दिन समारोह और पार्टियां, रईस और रसूखदार लोगों के बीच उठना बैठना, देश विदेश की लंबी यात्राएं, महंगी शॉपिंग, फैशनेबल ज़िंदगी, उसके मूड स्विंग रहने को सहने वाले दोस्त, यार, परिचित। वह आज भी फिल्म और फैशन इंडस्ट्री की दीवा है। अपने सौंदर्य और भव्यता के हर तरह के प्रदर्शित करती है, कुछ भी नहीं छुपाती। वह जैसी है सबके सामने है। इसी बात को लेके लोग उसके दीवाने हैं। लेकिन इन्हीं बेदिल दीवानों ने उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया था। पुलिस बंदोबस्त के बीच शूटिंग का पहला दिन था। चारों तरफ भीड़ थी, शोर था। लोगों को पता लग चुका था कि रेड लाइट एरिया में शूटिंग हो रही है। सबकी नज़रें हीरोइन को ढूंढ रही थी। ग्लैमर गर्ल आर्य, कोई सीटी बजा रहा था, कोई फप्तियाँ कस रहा था। कुछ आवाज़ें हीरोइनों को सामने लाने की मांग कर रही थी। आर्य को गुस्सा आ रहा था। कसबाई मानसिकता वाले ओछे बेशरम बदतमीज़ लोग। आती क्या रे? अचानक भीड़ में से एक लंपट आवाज़ आई। कौन है रे? भड़वा। ये सोमार, तुझे आईची? चुनौती के संग गाली देती हुई एक औरत की भारी कर्कश आवाज़ से एक सन्नाटा पसर गया। सबने देखा कि नाटे कद की एक जाड़ी काली अधेड़ औरत कमर पर दोनों हाथ रखे भीड़ के सामने आ खड़ी हुई थी। लोग अपने में सिमट गए। वह गुस्से से तमतमा रही थी। उसके गले में सोने का हार और कलाइयों में सोने की कंगन दमक रहे थे। माथे पर उसने बड़ा गोल सा लाल टीका लगा रखा था। कानों में सोने की बालियां थी और नाक में सोने के फूल वाला कांटा। यह ठाठ बता रहे थे कि यहाँ उसका सिक्का चलता है। आर्य को मालूम चला कि सब उसे अम्मा बोलते हैं। उसकी मर्जी के बगैर यहाँ पर कोई औरत धंधा नहीं कर सकती। वह सबके कोठरियों का किराया और ग्राहकों से हुई कमाई का 1/3 हिस्सा वसूल करती है। वैसे वही इन औरतों को गुंडा ग्राहकों और जुल्मों और पुलिस की जोर जबरदस्ती से भी बचाती है। कोई झगड़ा होता तो अम्मा ही निपटाती। पिक्चर वाले लोग उसके एरिया में शूटिंग के वास्ते आए हैं, इसलिए अम्मा बहुत खुश है। उसे फ़क्र महसूस हो रहा था। प्रभात ने महीने भर के लिए इलाका लिया था और मोटी रकम भी दी थी। प्रभात ने आर्य से कहा कि करैक्टर में उतरने के लिए उसे यहाँ की औरतों को समझना होगा। आर्य ने कोशिश की। उसकी मजबूरियों की कहानियाँ सुनी। सब हालात की मारी थीं। हर धंधा करने वाले की अपनी मजबूरियाँ और ज़रूरतें थीं। गरीबी, अशिक्षा और भूख सामान्य रूप से सभी की शत्रु थी। आर्य का दिल पसीजा, मगर सवाल यह है कि वह किस सीमा तक इनके दुख दर्द को महसूस करे। ज़्यादा करीब जाकर झूठी मूठी संवेदना जताकर क्या करेगी। शुरुआत में आर्य को अम्मा से नफरत हुई कि यही है मजबूर और कमज़ोर औरतों को धंधे के फंदे में फंसाने वाली। लेकिन बाद में उसे अम्मा के सीने में भी दिल की धड़कनों को महसूस किया। एक दिन जब वह लंच कर रही थी तो अम्मा ने खाने की कुछ चीज़ें लाकर दी। अपनी जिंदगी के दुख बताए, उसे आशीर्वाद दिया। उसके गालों पर एक पप्पी भी ली। अम्मा ने उससे कहा कि वह कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन साथ ही सवाल किया कि ऐसी दिव्य सुंदरी को क्या धंधे वाली का रोल करना शोभा देता है। तब आर्य ने समझाया कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और हर तरह के रोल निभाना चाहती हूँ। इस पर अम्मा ने अधिकार जताते हुए उदास स्वर में कहा कि कुछ भी हो, ये ठीक नहीं लगता। आर्य ने अम्मा से तर्क किया कि क्या तुम लोगों की कहानी दुनिया को नहीं दिखानी चाहिए। तब अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बोली, दुख दर्द की क्या कहानी, ये तो दिल को चीर देने वाली सच्चाई है। एक एक की आप बीती पर एक एक पिक्चर बन सकती है। हर किसी की अपनी एक आप बीती है। कोई भी औरत ये धंधा करना चाहती है क्या? जिंदगी मरी का क्या भरोसा। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। कहते कहते अम्मा का स्वर भीग गया। आर्य समझ गई कि उसका अनुभव बोल रहा है। आर्य का भी अभिनेत्री बनने का कोई इरादा नहीं था। वह मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के बाद
एक अच्छे से प्रोडक्शन कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। तभी एक फोटोग्राफर ने उसे देखा, उसकी कुछ तस्वीरें खींच ली और फिर उसने फिल्म निर्देशक दोस्त को भेज दी। वह बन गई एक्ट्रेस। जीवन रंगमंच है जिसकी हम सब कठपुतलियाँ हैं। उसे याद आया। अम्मा ने उसकी ठुड्डी को छुआ और बोली, जब थिएटर में पिक्चर लगेगी तो मुझे बताना कि लोग मेरी इस कठपुतली को देख के क्या बोले। आर्य का दिल भर आया। प्रभात देसाई फिल्म की हकीकत दिखाने वाला था कि महाराष्ट्र के जिन इलाकों में बरसों से सूखे की मार पड़ी हुई है, यहाँ के रहने वाली औरतें किस तरह देह व्यापार में धकेल दी गईं। कहाँ गए मददगार एनजीओ, कहाँ गई जिम्मेदार सरकार। वैसे सरकारी अधिकारियों और पुलिस का कहना था कि यह समस्या बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ गई है। कुछ मामले हुए तो यह संभव है। प्रभात आत्महत्या करने वाले किसान की पत्नी की सच्ची कहानी से प्रेरित था, जिसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने उससे देह मंडी में दलालों को बेच दिया था। स्क्रिप्ट सुनकर आर्य कुछ बेचैन हो गई थी। उसे लगा था कि वह सिर्फ ग्लैमर गर्ल नहीं है, उसके अंदर संवेदनाएं हैं, जैसी एक सच्ची अभिनेत्री के भीतर होनी चाहिए। क्या माँ की ममता भी उसमें है? यह पेचीदा सवाल था। उसे पर्दे पर दिखाने के लिहाज से ही तैयारी नहीं करनी थी, मानसिक रूप से भी तैयार होना था इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए। आर्य जब कैमरे के सामने पहुंची तो तमाम चुनौतियों के बावजूद उसका अभिनय नौसिखिए जैसा ही लगा। प्रभात को उससे लगभग देहाती किस्म की वैश्या के अभिनय की दरकार थी। प्रभात ने कहा, सबसे पहले तो हम जैसे खड़े होते हैं पढ़े लिखे लोग, ये औरतें वैसी खड़ी नहीं होती। आर्य ने कुछ दूर खड़ी उन औरतों को देखा। वे वैसी नहीं थीं, दुखी, लाचार, छली, सताई, जैसी उसने अपने दिमाग में छवि बना रखी थी। वह हैरान रह गई। वे एकदम बिंदास थीं, आंखें नचाकर, हाथ मटकाकर बातें करती, गहरा मेकअप लगाए। वह ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, बिना आसपास के लोगों की परवाह किए। उसकी भाषा में नंगे शब्द थे। साड़ी पहने हुए भी कुछ की पैंटी कमर से ऊपर दिख रही थी, जिसके ब्लाउज़ काफ़ी नीचे तक आ गए थे। उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी। आर्य पर्दे पर उससे ज़्यादा अंग प्रदर्शन करती थी, मगर उन औरतों की अदाएँ और निर्लज्जता देखकर उसके मन में जाने कैसी शर्म पैदा हुई। उसे ऐसे दिखना होगा, इन गिरी हुई औरतों की तरह। उसके मन में यही ख्याल आया। गिरी हुई औरतें, उसे भी गिरना होगा। आर्य ने देखा कि कुछ को आर्टिस्ट उन औरतों के साथ उन्हीं के अंदाज में खड़ी थीं। उनसे बतियाती, हंसती। आर्य को आश्चर्य हुआ कि उस झुंड में कलाकार लड़कियों और धंधा करने वालियों को अलग अलग पहचानना लगभग असंभव था। जब कैमरा फिर से ऑन हुआ तो आर्य निराशा से भर उठी। उसे प्रभात पर गुस्सा आने लगा, उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। तभी प्रभात ने उसके पास आकर कहा कि साड़ी इस तरह पहननी है कि तन दिखे। उसने अपने हाथ से सीने पर फैला हुआ पल्लू समेट कर कंधे के एक तरफ कर दिया। उसके उभार दिखने लगे। खुले में खुद को इस तरह पाकर आर्य सकपका गई और बोली, छोड़ो ना प्रभात। अचानक क्या बात है आर्य, तुम्हें मेरे काम करने का तरीका पता नहीं है? इस तरह से ना नहीं चलेगा। तभी कुछ दूर पर खड़ी हुई औरत आर्य के सामने आ गई। उसने पल्लू को लिया और बारीक समेट कर दोनों उभारों के बीच में से निकाल कंधे की एक तरफ डाल दिया। बोली, ऐसा करने से 200 का भाव डबल हो जाता है। अच्छे से समझ ले, हमारा धंधा दिखाने पर टिका है। जितना ज़्यादा दिखाएगी उतना ज़्यादा खुद को बेच पाएगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आर्य चौंकी। औरत ने कहा, जारी रखा, हम लोगों में कंपटीशन होता है कि किसका कस्टमर मेरे पास आना चाहिए। उसके पास चार आते हैं तो मेरे पास 5 आने चाहिए। उसके पास 5 आते हैं तो मेरे पास 6 आने चाहिए। उसके पास मैकेनिक आता है तो मेरे पास इंजीनियर आना चाहिए। हमारा कंपटीशन पैसा नहीं होता, हमारा कंपटीशन है कस्टमर, और कस्टमर उधर ही जाएगा जिधर माल अच्छा दिखेगा। समझी? आर्य उसका मुंह देखती रह गई।
उसके बाद आर्य जब सेट पर पहुंची तब बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। वह ग्लैमर गर्ल की तरह कैमरे के सामने खड़ी होती और देखते देखते एक लगभग देहाती किस्म की वेश्या में तब्दील हो जाती। आखिरकार वह उन औरतों के नज़दीक गई, उन्हें ध्यान से देखा। उनका उठना बैठना, उनका सोचना बोलना, उसका रहन सहन, उनकी चाल चलन, उनके सोच विचार, वह उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करती। कभी ऐसा कोई क्षण आ जाता कि वह खुद को उन्हीं में से एक समझती। वह हैरान होती, क्या प्रभात ने कैमरे के पीछे से उसका यह रूप देख लिया है? यही तो चाहता है वह उससे। उसे प्रभात की नज़रें चुभने लगती। वह देखती कि जितनी फिल्म आगे बढ़ रही है, जितना वह अपने काम में डूब रही है, उतना ही उसकी नज़रें भी बदल रही हैं। क्या वह कैरेक्टर में उतरने लगी है? आर्य को आश्चर्य होता कि कैसा सिनेमा है जिसमें पर्दे पर वैश्य के रूप में वह दिखेगी और उसे इस तरह से दिखाने का पूरा श्रेय और प्रशंसा प्रभात के हिस्से में आएगी। क्या आर्य के साथ कोई डायरेक्टर ऐसा कर सकता है? कहाँ खो गई वह ग्लैमर गर्ल? क्या उसका श्रेय, उसकी प्रशंसा कोई डायरेक्टर छीन सकता है? कभी नहीं। उसे फिर से शिखर को छूने की बेताबी है, जहाँ पहुँचने की उसकी शायद यही एक राह है। आर्य ने ध्यान से देखा। मोबाइल के नेटवर्क में फिर से निराशा मिली। ड्राइवर को अब तक तो आ जाना चाहिए था। उसका मुंह कसैला हो गया। ज़मीन से आसमान तक सारे रंग धूसर हो चुके थे। हर चीज़ अपनी छाया मात्र रह गई थी। तभी उसकी नज़र कुछ दूर खड़ी एक औरत पर गई। शायद वह भी किसी का इंतज़ार कर रही है। आर्य अकेली बैठी बैठी उकताने लगी थी। उसने औरत को पास बुलाया, बोली बैठ। औरत खड़ी रही, लेकिन आर्य ने फिर जोर देकर कहा तो बैठ गई। कुछ बोली नहीं, खामोशी पसरी रही। आर्य को सिर्फ इतनी तसल्ली हुई कि इस सन्नाटे में अब वो अकेली नहीं है। वह फिर ख्यालों में खो गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी उधर से आया। औरत ने उसे देखा और उठकर चली गई। आर्य दोनों को जाते हुए देखती रही। वह फिर अकेली रह गई। उसका अकेलापन बढ़ गया। मगर 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि वह औरत आकर वापस उसके बगल में बैठ गई। आर्य चौंकी। क्या हुआ? वो आया था? कौन? वो ये दे गया। उसने ब्लाउज के अंदर से 100 का नोट निकाला और दिखाया। ये क्या है? क्या मैडम, आपको पता नहीं क्या? आर्य उसका चेहरा गौर से देखने लगी। उसने कहा, गिराक था भाई। आर्य को कैसे चक्कर आ गया। आर्य को जैसे चक्कर आ गया। बोली, यहाँ रहती हो? और क्या, आप पहचानती ना मुझको? आर्य कुछ देर चुप रही, फिर पूछा, तुम्हारे घर वालों को पता है? नहीं तो क्या छुपा रखा है मैडम? वो तो गाड़ियों की रिपेयरिंग करता है, काम पे गया है शॉप में। 3000 रुपये मिलते हैं उसको। मेरी सास को भी पता है। हम वहाँ रहते हैं, सामने वाली गाड़ी में। मेरा छोटा बच्चा है, सास भी संभालती है। हम लोग को भी अपनी खोली लेनी है मैडम। खोली 30,000 में मिलती है। जब 30,000 में गृहस्थी में कुछ नहीं होता तो 30,000 कैसे जमा करेंगे? सोचो, उसी के वास्ते कर रही हूँ। इससे पहले कि आर्या कुछ बोल पाती, वह औरत उठी और कुछ कदम आगे जाकर गुम हो गई। आर्या को बेख्याली में उस औरत से नफरत हुई। इतना गिरा देती है मजबूरी। तभी ख्याल कौंधा कि कभी उसे इतनी मजबूर होना पड़ जाए तो। वह डर गई। तन में हल्का सा कंपन सा हुआ तो उसने मन को मजबूत किया। 30,000 रुपये के लिए वह औरत मजबूर हो सकती है, मगर आर्या नायर के लिए क्या है 30,000? मेकअप का छोटा सा सामान, दोस्तों के साथ 5 स्टार हॉस्टल में नाश्ते का बिल, कुछ ब्रांडेड वस्त्र, हवाई यात्रा का टिकट, प्रमोशन की एक मीटिंग का खर्चा, महीने भर में महंगी शराब के कुछ घूंट या सिगरेट का धुआं। उसके भीतर सिगरेट की ज़बरदस्त तलब उठी। गहराई से अंदर किसी अंधे कुएं में चुंबकीय तरंगें उठने लगीं। इस और तरंगों में आर्य का अस्तित्व कहीं खो गया। आर्य का दिमाग सुन्न होने लगा। उसे लगा कि वह अनंत गहराई में डूबकर खो गई है। उसे होश नहीं रहा। सब कुछ धूसर काले रंग में खो गया। तभी एक साया दिखा, जिसके होठों में दबी सिगरेट सुलगता हुआ सुर्ख लाल सिरा चमक रहा था। अचानक आर्य ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके मुंह से निकल पड़ा, देता क्या? आवाज आई, आ। आर्य जैसे किसी तिलिस्म के पाश में बंधी थी। वह उठी और उस छाया के साथ चल दी। वे कोठरी के सामने रुके। अंदर गए
उसने नर्म उंगलियों से उन होठों में दबी सिगरेट निकाली और अपनी जिंदगी का सबसे गहरा कश खींचा। सिगरेट में भरी तंबाकू तड़प उठी। कड़वा और गाढ़ा धुआं उसके फेफड़ों में उतर गया। एक राहत देने वाली बेहोशी उसके भीतर पसर गई। उसकी बेचैनी को उसने जन्नत का सुकून मिला। उसकी बेचैनी को जैसे जन्नत का सुकून मिला। उसने दीवार से पीठ टिका दी। ब्लाउज ऊपर उठा, साड़ी ऊपर उठी। वह सिगरेट के गहरे कश खींचती रही। उसकी आंखें मूंदी हुई थी। उसका अस्तित्व पिघलकर तरंगों में तब्दील हो चुका था। वह धुएं के साथ एक में एक होकर हवा में घुल रही थी। उस हवा में हल्की आवाज़ें थीं, सूखे पत्तों के गिरने की, ताज़ा कलियों के चटकने की, मीठे पानी की बूंदों की टूटने की। वह एक गहरा अंधेरा कुआं बन गया था और उसमें ये आवाज़ें गूंजती हुई नशा पैदा कर रही थी। देर तक वह इन अनसुनी आवाज़ों के सुर में खोई रही। इन आवाज़ों के नशीले संगीत की बारिश में अंततः उसका जिस्म भुरभुरी मिट्टी की तरह बिखर गया। सिगरेट राख हो चुकी थी। अचानक जैसे गहरी नींद में चल रहा सपना टूटा। उसने जिस्म पर रेंगते हुए हाथों को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। वे हल्के से कांपे, फिर वो दो फल को उसकी छाती पर कस गए। उसने अपने आप को संभाला। वह छाया कोई थोड़े लड़खड़ाई। उसने दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही सन्नाटा गाढ़ा हो गया। वह घबराई, मगर धीरे धीरे खुद को सहेजा और कोठरी के बाहर निकली। ब्लाउज़ के भीतर उसे चुभन सी महसूस हुई। हाथ डाला तो कागज़ के पुर्जे जैसा कुछ निकला। खोल कर देखा तो 100 का नोट था।